नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है दहेज के लालच में ऐसी बहू को घर ले आई सास, जिसने सास को दिन में तारे दिखा दिए और साफ घर में पानी फेंक फेंक कर जाती। बेचारी सास साफ करती करती थक जाती, लेकिन अचानक एक दिन घर पहुंचे बेटे ने पूरे बरामदे में खून बिखरा देखा तो वह बौखला गया। देखा तो उसकी माँ वहीं पर। आखिर क्या हुआ उसकी माँ को? क्या उसकी माँ का था वह खून या उसकी पत्नी का? आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। हीरालाल जी सब्जियां खरीदने बाजार गए और सब्जियां लेकर घर आए और अपनी पत्नी कविता जी से कहा, लो कविता, सब्जियां और खाना बना लो। आज तो बहुत तेज भूख लगी है। फिर कविता जी खाना बनाने लगी। इतने में ही उनका बेटा सुरेश ऑफिस से आ गया और कहने लगा, माँ जल्दी खाना बनाओ, आज मैंने बहुत काम किया है और बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी है। तो कविता जी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, अभी बना रही हूँ, तब तक तू हाथ मुंह धो ले। और फिर कविता जी खाना बनाने लगी और फिर थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया और कविता जी कहने लगीं, सुरेश बेटा आजा, खाना बन गया है और अपने पापा को भी बुला लाना। और फिर वह सब खाना खाने लगे। इतनी ही देर में उनका बड़ा बेटा सौरभ भी ऑफिस से आ गया, पर सौरभ उनका सगा बेटा नहीं था, तो कविता जी और सुरेश उसको पसंद नहीं करते थे और ना ही उससे सीधे मुंह बात करना पसंद करते थे। पर हीरालाल जी वह सौरभ से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह उनका पहला बेटा था। वह उसके आते ही कहने लगे, बेटा जाओ जल्दी हाथ मुंह धो आओ, फिर हमारे साथ ही खाना खा लेना। तो कविता जी और सुरेश उसे देखकर मुंह बनाने लगे। सौरभ को भी पता था कि उसकी माँ और उसका भाई उसे पसंद नहीं करते हैं, पर वह उनकी बातों को सीरियस ना लेते हुए अपना काम करता और उनकी बात अनसुनी करता रहता। पर सौरभ कविता जी और सुरेश से बहुत प्यार करता था। फिर सौरभ हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए वहाँ पर आ गया और कविता जी से कहने लगा कि माँ मुझे खाना दे दो। तो कविता जी सौरभ को 2 रोटी और सब्जी रखकर दे देती हैं और उन्होंने फिर सौरभ से कहा, ले यही खाना बचा है, खाना है तो खा ले। तभी हीरालाल जी ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो कविता? तब कविता जी ने कहा, तुम चुप रहो जी, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझे? इतना कहकर वे उन्हें चुप करा देती हैं। फिर सौरभ ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं इतना ही खा लूँगा। इतना कहकर वह अपना खाना लेकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद हीरालाल जी ने कविता जी से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? अभी हमारे पास कितना सारा खाना बचा है, फिर भी तुमने सौरभ को कम खाना क्यों दिया? तुम बच्चों में इतना फ़र्क क्यों करती हो? क्योंकि वो सौतेला है? ऐसा ना हो कविता कि ये तुम्हारा सगा बेटा ही तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दे और कहीं का ना छोड़े। तब तुम्हें अपनी गलती पर और अपने इस व्यवहार पर बहुत पछतावा होगा। ईश्वर कब क्या खेल खिला दे किसी को नहीं पता कविता। इसीलिए इंसान को अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। कविता जी कहने लगी, अजी आप तो रहने ही दो, पता नहीं उस पराये बेटे से कितना लगाव है। तो हीरालाल जी बोले, पराया नहीं है, अपना है वह भी। इससे पहले वही इस घर में आया और यह सब शायद उसके ही नसीब का फल था जो हमें मिला। लेकिन तुमने अपने बेटे के सामने कभी उस बेचारे को कुछ समझा ही नहीं, और वह इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा इतना मान सम्मान करता है। ना सिर्फ तुमसे बल्कि इससे भी कितना प्यार करता है। कभी भी उसने तुम्हें उल्टा जवाब तक नहीं दिया, वरना आज के ज़माने में सगी औलाद भी इतना नहीं सुनती
जितना वह तुम्हारी सुन रहा है कविता। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना बाद में पछताने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं रहेगा। अरे, तुम्हें अभी अपने बेटे में और उसमें फ़र्क दिखाई देता है और उससे तुम बहुत नफरत करती हो। अभी तुम्हें अपना सगा बेटा बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन यकीन मानो, जिस दिन तुमने अपने बेटे से इस तरह बात की ना, जिस तरह तुम मुझसे करती हो, तो तुम्हारा बेटा तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। फिर खड़े खड़े तुम बस मेरा मुंह ताकती रहना। हीरालाल जी की इतनी बातें सुनकर कविता जी बोली, अरे चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। उनके बीच यह बातें होती रहती हैं। फिर दूसरे दिन कविता जी घर का काम कर रही थीं। तभी उन्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, तो कविता जी दरवाज़ा खोलने गईं। तो उन्होंने देखा कि उनके भाई आए हैं। तो वह उन्हें देखकर बहुत खुश हो गईं, पर उनके साथ कुछ और लोग भी थे। कविता जी ने कहा, भैया ये कौन है? तभी उनके भाई ने कहा, अरे अंदर तो आने दो कविता। तो कविता जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, आओ ना भैया, अंदर बैठो, मैं भी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर कविता जी उन्हें बैठाकर चाय नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गईं। फिर उनके भाई के साथ जो लोग आए थे, कविता जी के भाई ने उनसे कहा, आप लोग यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह कविता जी के पास किचन में आ गए। कविता जी ने कहा, भैया तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं भी ला ही तो रही थी चाय नाश्ता। तभी उनके भाई ने कहा, बहन मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि ये जो मेरे साथ लोग आए हैं ना, ये तुम्हारे बेटे सुरेश के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और इनकी बेटी बहुत सुंदर है और ये बहुत पैसे वाले हैं। अगर इन्हें सुरेश पसंद आ गया तो तुम जो चाहोगी ना, वहीं तुम्हें मिल जाएगा। इतना सुनकर कविता जी बहुत खुश हो गईं और कहने लगी, क्या सच में भैया? तो उनके भाई ने कहा, हाँ हाँ सच में। और ये बताओ जीजा जी कहाँ हैं? तो कविता जी ने कहा, भैया अभी वह बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। फिर उनके भाई ने कहा, और सुरेश कहाँ है? तो कविता जी ने कहा कि वो तो ऑफिस गया है, पर भैया तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसे फ़ोन करके बुला लेती हूँ। फिर कविता जी और उनके भाई चाय नाश्ता लेकर आ गए। तभी हीरालाल जी भी आ गए। तभी कविता जी ने उन्हें साइड में ले जाकर उनको बताने लगी कि वह हमारे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। तो हीरालाल जी ने कहा, कविता ये तुम क्या कह रही हो? पहले सौरभ की शादी होगी, क्योंकि वह सुरेश से बड़ा है। तो कविता जी ने कहा, अरे तो क्या हो गया? ये कहाँ लिखा है कि पहले बड़े की नहीं हुई तो छोटे की शादी कैसे हो पाएगी? बताओ ज़रा। ज़रूरी नहीं है। अब चलो तुम उनके पास जाकर बैठो और उनसे बात करो। और मैंने सुरेश पर फ़ोन कर दिया है, वो अभी आता ही होगा। फिर हीरालाल जी कविता जी से कुछ नहीं कहते और वहाँ उनके पास जाकर बैठ गए। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ सुरेश भी आ गया और वह अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? कुछ काम था क्या? और जो लोग बाहर मामा जी के साथ बैठे हैं, वो कौन है? तो कविता जी ने बताया कि ये तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। अगर तुम इन्हें पसंद आ गए तो अभी रिश्ता पक्का कर देंगे। ठीक है, चल अब जा उनके पास जाकर बैठ जा और वह कुछ भी पूछें तो सब बताते जाना। ठीक है, अब जा। फिर सुरेश भी उनके पास जाकर बैठ गया और उनके पैर छूने लगा, जिससे वह लोग और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गए। और उन्होंने सुरेश से कुछ सवाल भी किया तो वह बताता गया। फिर उनको सुरेश बहुत पसंद आया और वह रिश्ता पक्का करके और लड़की का फ़ोटो देकर शादी की तारीख बताकर चले गए। फिर शाम को सौरभ भी आ गया और हीरालाल जी सुरेश की शादी के बारे में उसे बताने लगे। फिर सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी कविता जी ने कहा, कुछ दिन बाद सुरेश की शादी हो जाएगी, तो उसके लिए रहने के लिए हमें एक कमरा भी तो चाहिए। तो मैं सोच रही थी
कि सौरभ का कमरा खाली करके उसे ही अच्छी तरह से सजा दूंगी। फिर हीरालाल जी ने कहा, तो फिर सौरभ कहाँ रहेगा? तो कविता जी ने कहा, उससे कहना कि कहीं और कमरा लेकर रह लेगा। कविता जी की यह सब बातें सुनकर हीरालाल जी नाराज होते हुए बोले, कविता, तुम पागल हो गई हो। लगता है बेटे के प्यार में बिल्कुल अंधी हो गई हो। अरे माना कि तुम उसकी शादी कर रही हो, पर इसके लिए सौरभ घर छोड़कर क्यों जाए? अगर तुम्हारे अपने 2 बेटे होते तब भी क्या तुम यही कहती? क्या तब तुम उन दोनों के रहने के लिए अलग इंतज़ाम नहीं करती? और अगर तुम अभी सुरेश की जगह सौरभ की शादी कर देती, तब क्या तुम सुरेश को घर से बाहर निकाल देती? नहीं ना। तो सौरभ सौरभ क्यों घर छोड़कर जाए? तो कविता जी ने कहा, जाना तो पड़ेगा, नहीं तो या तो इस घर में मैं रहूंगी या ये रहेगा, समझे? हीरालाल जी कविता जी की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाए और तभी सौरभ आ गया और वह कविता जी से कहने लगा कि माँ, अगर आप मेरे जाने से खुश हैं तो मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही सुरेश की शादी हो जाएगी उसी दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन कम से कम मुझे मेरे भाई की शादी तक तो इस घर में रुक जाने दीजिए। वैसे भी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ बिता सकूं। कम से कम शादी में जितने दिन बचे हैं उतने समय तक मुझे आप अपने पास रहने दीजिए। वैसे भी बाकी की ज़िंदगी तो मुझे अकेले ही गुजारनी है। आंखों की नमी छुपाता हुआ सौरभ अपनी माँ से यह सब बातें कह रहा था और कविता जी भी सब कुछ देखकर भी अनजान बन रही थीं। उन्हें रोते हुए सौरभ को देखकर भी उस पर ज़रा तरस न आया। हालांकि सौरभ ने खुद को संभाल रखा था, लेकिन फिर भी उसका दुख हीरालाल जी को दिखाई दे रहा था, जो कि कविता जी समझ ही नहीं पाईं, क्योंकि उनकी आंखों के आगे तो अपने और पराये की पट्टी चढ़ी थी, तो उन्हें कुछ कहाँ दिखाई देता। ऐसे ही दिन बीतने लगे और फिर शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं और सब लोग खुश भी थे, पर सौरभ थोड़ा सा उदास था कि अब वह घर छोड़कर चला जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद सुरेश की शादी हो गई और सौरभ घर छोड़कर चला गया। सुरेश की पत्नी सुनीता बहुत बड़े घर की बेटी थी, तो वह घर का कुछ भी काम नहीं करती थी और ना ही उसे घर का कुछ काम करना आता था। वह सारा काम कविता जी पर ही छोड़ देती। कविता जी सारा काम खुद अकेले ही करती रहती और सुनीता उनको नीचा दिखाती रहती। एक दिन तो कविता जी बर्तन धो रही थीं, तभी सुनीता खाना खाकर वह बर्तन कविता जी के पास फेंक कर जा रही थी। तभी कविता जी ने कहा, बहू, तुम बर्तन तो धोती नहीं हो, तो फिर ये बर्तन ऐसे क्यों फेंक के जा रही हो? तुम घर की बहू हो, घर की बहू होकर घर के काम ऐसे फेंक फेंक कर करोगी तो क्या अच्छा लगेगा? तभी सुनीता जी ने कहा, माँ जी, आप ज़्यादा ना बोलिए, मैंने तो ये काम घर पर किए ही नहीं है, तो मैं यहाँ क्यों करूँ? अगर तुम्हें घर के काम से ज़्यादा परेशानी है तो नौकरानी बुला लीजिए, मुझसे ये काम नहीं होगा। इतना कहकर सुनीता अपने कमरे में चली गई। सुनीता तो अपनी सास को 50 बातें सुनाकर चली गई और इधर अब कविता जी सोच में पड़ गईं कि क्या उन्होंने जो किया वह सही था। तब तो जब उनके भाई सुरेश के लिए रिश्ता लेकर आए थे तो उन्होंने केवल अपने भाई की इसी बात पर ध्यान दिया कि बहुत अमीर घर की बेटी है, जो मांगोगी वह मिल जाएगा, और बस इसी बात को सुनकर उनकी आंखें चार हो गई थीं। और जैसे ही लड़की के पिता ने सुरेश को पसंद किया, कविता जी ने भी लड़की को देखे बिना, उसके बारे में, घर गृहस्थी के उसके संस्कारों का पता किए बिना, बिना उससे मिले, बिना बातचीत किए ही अपनी तरफ से हामी भर दी थी। और अब अपने इस फैसले को लेकर वे असमंजस में थीं कि क्या मैंने जो किया वह सही था? कहीं मैंने लालच के चक्कर में अपने घर में किसी गलत इंसान को
बहू के रूप में तो नहीं चुन लिया। बस ऐसी ही बातें कविता जी अपने मन में ही सोचे जा रही थीं। और क्योंकि उनकी बहू ने तो साफ साफ मना कर दिया कि वह कोई काम करने वाली नहीं है, इसीलिए मर्जी से या मजबूरी से कविता जी को ही तो अपने घर के काम करने थे सारे। इसीलिए वह घर के काम करते हुए ही यह सब बातें सोच रही थीं। लेकिन अब सोचने का कोई फायदा नहीं था, जब वास्तव में सोचने का समय था, सोच समझकर सही फैसला लेने का समय था। उस वक्त तो उन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाई, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो उनकी बहू घर आ चुकी थी। अस भी और बस भी, चाहे ऐसे हो या वैसे, रिश्ता तो निभाना ही था। इसीलिए वे चुपचाप अपना काम करने में लगी रहीं और इधर उनकी बहू अपनी सास से झिकझिक करने के बाद अपने कमरे में पहुंची और कमरे में जाकर वह अकेले ही कमरे में बड़बड़ाने लगी कि न जाने क्यों मेरे पापा ने मुझे इस घर में धकेल दिया, उनको यहीं घर मिला था। कि तभी सुरेश और आ गया और सुनीता से कहने लगा, अरे अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो, जरा हमें भी बता दो। फिर सुनीता ने कहा, मैं तो ये सोच रही थी, मेरे पापा को यही घर बचा था धकेलने के लिए। तो सुरेश ने कहा, क्यों, क्या हो गया ऐसा? तुम ऐसा क्यों कह रही हो सुनीता? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? तो सुनीता ने कहा, और क्या, तुम्हारी माँ मेरे पीछे पड़ी रहती हैं और मुझे बस ताने सुनाने में लगी रहती हैं। मैं कितना भी काम कर लूँ, पर तुम्हारी माँ तो मुझे बिना सुनाए मानती ही नहीं है। तभी सुरेश ने कहा, तुम अभी यहीं रुको, मैं माँ को समझा के आता हूँ। फिर सुरेश अपनी माँ के पास गया और कविता जी से कहने लगा कि माँ, आप सुनीता पर क्यों चिल्लाती रहती हो? वह कुछ काम करे, आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है। आप तो बस हमेशा उसको सुनाती ही रहती हैं। आपको पता भी है, वह अभी भी अपने कमरे में रो रही थी। क्या आपको उसका कुछ ख्याल नहीं है माँ? तो कविता जी ने कहा, बेटा, ज़्यादा उसकी तरफदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? वह जब से अपने घर से आई है तब से और ज़्यादा काम बढ़ गया है, और ऊपर से महारानी ऑर्डर और चलाती हैं कि ये बना देना या ये धो देना करती रहती है। मैं क्या उसकी नौकरानी हूँ? फिर सुरेश ने कहा, अरे माँ, तो क्या हो गया? आप अगर थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लेंगी तो थक थोड़े ही ना जाएंगी। अरे, सुनीता ने ये काम कभी करे भी नहीं, तो वह कैसे करेगी? वह आपसे ही तो सीखेगी। अगर आप उसे सिखाना चाहेंगी तो वह धीरे धीरे सीख जाएगी। पर आप उस पर चिल्लाया मत करो, ठीक है? इतना कहकर वह चला गया और सुनीता से कहने लगा कि अब मैंने माँ को समझा दिया है, वह तुमसे कुछ नहीं कहेंगी। फिर शाम को कविता जी खाना बना रही थीं। तभी उनके पास सुनीता आई और कविता जी से कहने लगी, माँ जी, मुझे खाना दे दीजिए, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तभी कविता जी ने कहा, बहू, तुम अभी खाना नहीं खा सकती, क्योंकि अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया है। फिर सुनीता ने कहा, अरे माँ जी, जब तक कोई नहीं खाएगा तब तक क्या मैं भूखी ही बैठी रहूँगी? मुझे खाना दो, अभी के अभी मुझे खाना चाहिए। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं तो अभी खाना खाऊंगी। तुमसे जो हो सके वह करना। और सुनीता ज़बरदस्ती खाना ले गई और खाने लगी। फिर कुछ देर बाद हीरालाल जी आए और कविता जी से कहने लगे, कविता, खाना बन गया हो तो दे दो, मुझे भूख लगी है। कविता जी ने कहा, अभी ला रही हूँ, आप बैठिए। फिर कविता जी हीरालाल जी के लिए खाना लेकर आईं और उनसे सुनीता की शिकायत करने लगी कि वह किसी की भी बात नहीं मानती है और ना ही कुछ काम करती है, बस सुबह शाम मुझसे काम करवाती रहती है। अब इस उम्र में भी मुझे बहू के इशारों पर नाचना पड़ रहा है। मुझसे तो अब काम भी धीरे धीरे होता है। मैं पूरे दिन काम कर करके थक जाती हूँ। तो हीरालाल जी ने कहा, ये आफत तुमने ही पाली है। मैंने तो मना किया था, पर तुम तो मानी ही नहीं और सौरभ को भी इस घर से बाहर निकाल दिया। तब तो तुम्हें बस बहू के साथ आने वाली
धन दौलत दिखाई दे रही थी और कुछ दिखाई नहीं दिया। इस दौलत के चक्कर में ही तो तुमने इस लड़की को अपने घर की बहू बनाया था। यह सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। जब वह अपने साथ इतना पैसा लेकर आएगी तो वह तुम्हारे घर आकर काम क्यों करने लगी? वह तो सबको अपने इशारों पर ही नचाएगी ना। यह सब तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन तुमने उस वक्त इस बारे में नहीं सोचा। खैर, यह तो बस अभी शुरुआत है। देखो आगे अब क्या क्या होता है। लेकिन तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया। अपने बेटे की शादी के चक्कर में तुमने सौरभ को भी घर से बाहर निकाल दिया। न जाने कैसा होगा वह। अब हमें तो इतना भी नहीं पता कि वह कहाँ होगा। और फिर कविता जी ने अब कुछ न कहा और शांत हो गईं। तभी ऑफिस से सुरेश भी आ गया और कहने लगा, क्या बात है माँ, आप ऐसे शांत क्यों बैठी हो? तो कविता जी ने कहा, वो महारानी जी अपने कमरे में है। वो हमें बोलने दें तो हम बोले ना। हम तो बस काम करने में हैं। वो ऑर्डर चलाती रहें, मैं काम करती रहूं। तुझे इस बूढ़ी माँ पर तरस नहीं आता क्या? मैं पूरे दिन काम कर कर के थक जाती हूँ और वो महारानी एक चमचा भी हिलाना नहीं चाहती है। तभी सुरेश ने कहा, क्या माँ, आप तो उसकी शिकायत ही लेके बैठी रहती हैं। मुझे नहीं सुननी आपकी बात। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। कविता जी हीरालाल जी से कहने लगी कि देखा, ये भी बहू की तरह हो गया है। इसे तो हमारी परेशानी दिखाई ही नहीं देती। अब ये ही हमारी परेशानियों को नहीं समझ रहा है तो और कोई क्या समझेगा। ऐसे वह हीरालाल जी से शिकायतें करती रहतीं। फिर दूसरे दिन कविता जी घर में पोछा लगा रही थीं कि तभी सुनीता ने वहां पानी गिरा दिया। तभी कविता जी ने सुनीता से कहा, अरे बहू, मैंने अभी अभी पोछा लगाया है और तुमने पानी गिरा दिया। कभी खुद तो तुम कुछ काम करती नहीं और दूसरों का भी काम बिगाड़ रही हो। तभी सुनीता गुस्से में आ गई और कहने लगी, बुढ़िया मुझ पर चिल्ला रही है, अभी रुक तू। फिर सुनीता ने एक बाल्टी पानी फैला दिया। तभी कविता जी आगे बढ़कर सुनीता से कुछ कहने आ रही थीं कि तभी उनका पैर पानी पर पड़ गया और वह वहां से फिसल गईं और उनके सिर में से बहुत खून निकलने लगा और घर पर कोई नहीं था। सुरेश ऑफिस में था और हीरालाल जी बाहर गए हुए थे और कविता जी बेहोश हो चुकी थीं। सुनीता तो डर गई और कविता जी की नाक पर हाथ रखकर देखने लगी कि जिंदा है या मर गईं। पर वह जिंदा थीं तो वह उन्हें उठा रही होती है कि तभी अचानक से ही वहां कविता जी से मिलने के लिए सौरभ आ गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसकी माँ खून से लथपथ हो रही है। तो उसने बिना किसी से पूछे उन्हें उठाया और हॉस्पिटल ले गया। फिर हीरालाल जी थोड़ी देर बाद अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि पूरे घर में पानी पानी और खून बह रहा है। ये देखकर हीरालाल जी डर गए और अपनी बहू से पूछने लगे, बहू, ये सब क्या हुआ? पूरे घर में पानी और खून ही बह रहा है और तुम्हारी माँ कहाँ है? उनके पूछने पर सुनीता ने अपनी गलती छुपाते हुए कहा, पिताजी, वो माँ जी ऊपर से आ रही थीं तो सीढ़ियों से फिसल गईं। यह सुनकर हीरालाल जी बहुत डर गए और कहने लगे, क्या, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे फिसल गई और वह कहाँ पर है? तब सुनीता ने कहा, सौरभ भैया आए थे, वो माँ जी को हॉस्पिटल ले गए हैं। तो हीरालाल जी जल्दी जल्दी तभी हॉस्पिटल गए और उन्होंने देखा कि कविता जी बेहोश पड़ी हुई हैं और सौरभ उनका हाथ पकड़कर रो रहा है। तो हीरालाल जी अंदर आए और सौरभ से कहा, बेटा, ये सब कैसे हुआ? तो सौरभ ने हीरालाल जी को गले से लगा लिया और कहा, पिताजी, पता नहीं माँ को क्या हो गया। मैं तो घर माँ से मिलने आया था। मैंने देखा तो माँ खून से लथपथ हुई पड़ी थीं। फिर मैंने उन्हें तुरंत उठाया और यहाँ हॉस्पिटल ले आया। वह इतनी बात कर रहे थे कि तभी कविता जी को होश आने लगा। फिर सौरभ ने डॉक्टर को बुलाया
और डॉक्टर आ गए। वह कहने लगे कि आपने सही किया, इन्हें सही टाइम पर ले आए, वरना ज़्यादा खून बह जाने के कारण इनकी जान भी जा सकती थी। अब ये बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। इतना कहकर डॉक्टर चले गए और फिर सौरभ कहने लगा कि माँ, आप ठीक हो ना? तभी कविता जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने मेरी मुसीबत में कितना साथ दिया और मैंने तुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दे बेटा। तो सौरभ बोला, माँ, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो आपको अपनी माँ ही माना है और आप मुझे अपना समझें या ना समझें, पर आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। चलो अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तो कविता जी ने कहा, बेटा मैं क्या बताऊं, सुरेश की पत्नी सुनीता ने मेरा जीना हराम कर दिया है। वह सारा काम मुझसे ही करवाती है और खुद कुछ नहीं करती। वो बेटा, मैं तो पोंछा लगा रही थी तो उसने पानी गिरा दिया, तो मैंने कहा कि बहू तुम काम तो करती नहीं, फिर काम बढ़ा क्यों रही हो? इतना कहने पर उसने एक बाल्टी पानी और उड़ेल दिया, तो मेरा पैर उस पानी पर पड़ गया और मैं फिसल गई। तो हीरालाल जी ने गुस्से में कहा, क्या तुम बहू की वजह से गिर गईं? पर उसने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा पैर सीढ़ियों से फिसल गया था। उसने मुझसे झूठ बोला। वह ऐसा कैसे कर सकती है? इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? तभी सौरभ ने कहा, माँ, अब आप उस घर में नहीं जाओगी। मैंने अपनी कमाई से अपना खुद का घर लिया है। मैं यही खुशी की बात आपको बताने आया था, पर मैं कैसे बताता? तो माँ, आप आज से मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। फिर शाम को सुरेश ऑफिस से घर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। तभी सुनीता सोचने लगी कि सुरेश को कैसे बताऊं। फिर वह कविता जी के बारे में कुछ भी नहीं बताती और सुरेश भी उससे उनके बारे में कुछ नहीं पूछता। फिर सुनीता ने सुरेश से कहा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर रहा है? तभी सुरेश ने कहा, मुझे ऑफिस से निकाल दिया है सुनीता। तो सुनीता ने चौंकते हुए पूछा, पर क्यों? फिर सुरेश ने कहा, क्योंकि मैंने एक क्लाइंट से अलग पार्टी की बात की थी और उन्हें अपना ही ऑफिस बताकर उस डील को मैंने ही हैंडल कर लिया और उस पार्टी के पैसे मुझ पर आ भी गए। पर तभी उसी वक्त बॉस वहाँ पर आ गए और उन्होंने यह सब देख लिया और कहने लगे कि ये सब क्या है सुरेश, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अब निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हुआ मेरे साथ, बताओ अब मैं क्या करूँ? अब ये घर कैसे चलेगा? खैर, अभी तो पिताजी भी काम करते हैं, पर उनके पैसों से हमारा खर्चा नहीं चलेगा। पर मैं दूसरी नौकरी ढूंढने जाऊंगा, तब तक पिताजी से ही पैसे लेने पड़ेंगे। अब उस बात को छोड़ो, मेरा दिमाग बहुत खराब है। पर आज घर में इतनी शांति क्यों है? माँ और पिताजी की आवाज़ नहीं आ रही। वैसे तो बाहर ही बैठकर तुम्हारी शिकायत करना शुरू कर देती हैं। आज तो दिखाई ही नहीं दी। कहीं बाहर गए हैं क्या दोनों घूमने के लिए? तभी सुनीता थोड़ी सहमी सी हो गई और शांत हो गई। तो सुरेश ने कहा, क्या हो गया? तुम शांत क्यों हो गई? बताओ ना। फिर सुनीता ने डरते डरते उसे बताया। वो कहने लगी, दरअसल वो माँ जी का पैर फिसल गया और उनके सिर में बहुत चोट लग गई। तभी सुरेश परेशान होता हुआ बोला, क्या? कैसे? और अब कहाँ है माँ? तभी सुनीता ने कहा कि वो हॉस्पिटल में है। तो सुरेश सुनीता से गुस्से में बोला, इसमें तुम्हारी ही गलती होगी, तुम्हारी गलती की वजह से वो गिरी होंगी। सच सच बताना तुमने क्या किया? उसका हाथ झकझोरते हुए कहा, बताओ क्या किया तुमने जो माँ का पैर फिसल गया? और हाँ, सब सच बताना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनीता सुरेश का ये रूप देखकर डर गई और रोती हुई बोली, वो माँ जी पोछा लगा रही थीं, तभी वहाँ मैंने पानी फैला दिया तो माँ जी मुझ पर चिल्लाने लगीं। फिर मैंने गुस्से में आकर पूरे घर में पानी पानी कर दिया और माँ जी मुझसे कुछ कह रही थीं, तभी उनका पैर फिसल गया
और उनके सिर में चोट आ गई और पूरे घर में खून खून हो गया। तभी वहाँ सौरभ भैया आ गए और उन्हें हॉस्पिटल ले गए। यह सब सुनीता ने रोते रोते कह दिया और रोने लगी। तभी सुरेश ने कहा, तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा किया, मैं तो सोच भी नहीं सकता। माँ हमेशा तुम्हारे बारे में कहती रही, पर मैंने ही नहीं सुना। मैं सोचता रहा कि तुम अभी नासमझ हो, बाद में समझ जाओगी, पर नहीं, मैं गलत था। माँ कहती रही, पर मैंने उनकी एक बार भी नहीं सुनी और उनकी बातें अनसुनी करता रहा। शायद मैंने उनकी बातें पहले ही मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब तुम रहो यहीं पर, मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। वो तो शुक्र है कि सौरभ भैया सही समय पर आ गए, नहीं तो तुम तो उन्हें मार ही देती। इतना कहकर वह चला गया और हॉस्पिटल में जाकर देखने लगा। तभी उसे एक सिटी हॉस्पिटल में उसकी माँ मिल जाती हैं और सुरेश उनके पास जाता है और उनके पैर पकड़कर वह रोने लगा और उनसे कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया। आप कहती रहीं, पर मैंने आपकी हर एक बात को हर बार अनसुनी कर दिया। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगा था सुनीता सुधर जाएगी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा ये हाल कर देगी, नहीं तो मैं उसे पहले ही घर से बाहर निकाल देता। तभी कविता जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। पर तुम मेरी वजह से अपना घर मत बिगाड़ना, उसे समझा देना। तभी सुरेश ने कहा, पर माँ मैं तो उसे वहीं छोड़ आया और उससे कह दिया कि रहो अब तुम यहीं पर, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा, रहना अकेले। तो कविता जी ने कहा, सुरेश बेटा तुम ऐसा नहीं करोगे और घर जाओगे, ठीक है? और तुम मेरी चिंता मत करना, मेरे पास सौरभ है, वह मेरा पूरा ख्याल रख रहा है। और मेरी जब हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी तो मैं सौरभ के साथ चली जाऊंगी। तभी सुरेश ने कहा, क्यों माँ, आप घर नहीं आएंगी? कविता जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम दोनों खुश रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, और सब खुश रहेंगे। तो सुरेश ने कहा कि ठीक है माँ, अब आप जो कहोगी वही होगा, पर हाँ माँ, आप घर घूमने के लिए हर हफ्ते आया करोगी। तभी कविता जी ने कहा कि हाँ ठीक है बेटा, अब तू जा, रात बहुत हो चुकी है, बहू घर पर अकेली होगी ना। तो सुरेश ने कहा कि ठीक है माँ। और तभी सुरेश सौरभ के गले लग गया और कहने लगा, भैया मुझे माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया और आपने मेरी माँ की जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तभी सौरभ ने कहा, तुम माफ़ी मत मांगो, क्योंकि मैंने भी तो अपनी माँ को बचाया है और ये मेरी भी तो माँ है। तभी सुरेश हीरालाल जी से कहने लगा, पापा आप भी अपना ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह चला गया और घर पहुँच गया। उसने घर जाकर सुनीता को सारी बातें बताईं और कहा, देखा तुमने, माँ के साथ तुमने क्या कुछ नहीं किया, पर फिर भी माँ ने तुम्हारे ही बारे में सोचा और मुझे घर भेज दिया। यह सब बातें सुनकर सुनीता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी सास के साथ कितना गलत किया। उसकी सास ने तो हमेशा उसे अपनी बेटी मानकर उसकी हर काम में मदद की, लेकिन उसने अपनी सास को नौकरानी बनाकर छोड़ दिया था। यह सब बातें सोच सोच कर सुनीता को और भी ज़्यादा दुख हो रहा था कि अगर उसके कारण आज उसकी सास को कुछ हो जाता तो वह अपने आप को शायद जीवन भर कभी माफ़ नहीं कर पाती। यही सब सोच सोच कर सुनीता रोने लगी कि सुरेश मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं भी माँ जी से मिलना चाहती हूँ, उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने उनके साथ जो किया वह सही नहीं था, प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलो सुरेश। सुरेश ने रोती हुई सुनीता को चुप करवाया और अगले ही दिन उसे अपनी माँ के पास अस्पताल ले गया। सुनीता ने जैसे ही अपनी सास को अपने सामने देखा तो वह रोते हुए हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे कारण आपकी जान पर बनाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप इस गलती के लिए
मुझे जो सज़ा देना चाहें मुझे वह मंजूर है माँ जी। सुनीता अपनी सास से माफ़ी मांगे जा रही थी और रोए जा रही थी। सुनीता को यूँ रोता हुआ देखकर कविता जी ने उसे शांत करवाया और समझाया कि बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें माफ़ किया। और वैसे भी यहाँ सारी गलती ही तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी भी है। मैं ही लालच में अंधी हो गई थी। एक बार भी मैंने तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछा, ना ही यह जानना चाहा कि तुम्हें घर के काम आते हैं या नहीं आते हैं। पहले कभी हमारे एक घर को छोटे से संभाल भी कमरे पाओगी या में एक नहीं। अनाथ की तरह गलती अपनी मेरी भी है जिंदगी बेटा, बिताया करता अकेले था। तुम दोषी वहीं नहीं हो, अब अपने इसीलिए पूरे तुम भी परिवार मुझे के माफ साथ कर दो। वह तो एक अच्छी सुनीता ने खासी अपनी सास सोसाइटी को में कहा, अच्छे नहीं लोगों माँ के जी, बीच एक जो अच्छे हुआ सो इंसान की हुआ, तरह अच्छी लेकिन अब तो जिंदगी यही बिता मेरा रहा है परिवार है और इस और तरह से मुझे अरुण भी को सच उसके को अच्छे स्वीकार कर्मों का करके फल मिला। खुद को यह बदलने की सच है कोशिश कि करनी इंसान चाहिए जैसे थी। कर्म करता है मानती उसे हूँ उसका कि फल मैंने देर अपने सवेर ही मायके में सही पर कभी एक भोगना छोटी सी जरूर पड़ता चम्मच है। भी उठाकर यदि नहीं रखी, इंसान किसी के साथ लेकिन बुरा अब करेगा मेरे तो उसे परिवार में उसका वैसा मुझे ही अपनी फल भी जिम्मेदारियों मिलेगा को और समझना हर चाहिए इंसान को और अपने धीरे कर्मों के धीरे अनुसार मैं सब उसका समझ फल जाऊंगी। भुगतने के लिए भी आप तैयार हमसे दूर रहना होने के चाहिए। बारे में मत सोचिए माँ जी। मैं थोड़ी सी बड़बोली ज़रूर हूँ, पर दिल की बुरी नहीं हूँ। अगर आप मुझे कुछ समझाएंगी तो मैं समझूंगी और आगे से आपसे कभी बहस नहीं करूंगी। आप मुझे जो जैसा करने को कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी और धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। अपनी बहू की यह सब बातें सुनकर कविता जी का भी मन भर आया और प्यार से अपनी बहू को पुचकारते हुए बोली, बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन इतने दिन मैं अपने छोटे बेटे के पास रही। अब थोड़ा तो फर्ज मेरे बड़े बेटे के लिए भी बनता है ना मेरा, तो इसीलिए अब मैं उसके पास जाकर रहूंगी। तुम दोनों एक साथ खुश रहो। तब सुनीता और सुरेश की बातें सुनकर सौरभ बोला, पिताजी, माँ, अगर आप दोनों अपने दोनों बेटों के साथ रहना चाहते हैं तो हम सब अपने नए घर में एक साथ एक पास रह सकते हैं। मैंने वह घर केवल अपने और अपनी पत्नी के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के हिसाब से बनवाया है। तो आज से हम सब अपने नए घर में एक साथ रहेंगे, अगर आप सबको कोई परेशानी ना हो तो। सौरभ की यह बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर कविता जी के डिस्चार्ज होने पर सभी लोग अपने पुराने घर ही पहुंच गए और कुछ ही समय में जैसे ही सौरभ का नया घर तैयार हुआ तो अब सभी लोग उस नए घर में रहने लगे। कुछ ही समय बाद कविता जी ने एक अच्छी और सुंदर लड़की देखकर सौरभ की भी शादी करवा दी और अब सब लोग हंसी खुशी एक साथ एक छत के नीचे रहने लगे। तो दोस्तों, हमारी यह आज की कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।